चलो देखो, हम लोगों ने जो टॉपिक शुरू किया था उसका नाम क्या था? राजधर्म के नवीन सिद्धांत, ठीक है, न्यू नोशंस ऑफ किंगशिप। उसी का अधूरा छूट गया था तो उसको अपन अभी कंप्लीट कर ले रहे हैं ना। इसमें हम लोगों ने सबसे पहला पढ़ा था दक्षिण के राजा और सरदारों के बारे में, है ना। दक्षिण में कितने मतलब सरदार थे? चोल, चेर और पांड्य, है ना, जिनको जो दक्षिण भारत में वो कर रहे थे ना शासन। पांड्य किधर थे? कौन से राज्य में? तमिलनाडु में, है ना। और चेर केरला में, और चोल आंध्र प्रदेश में, है ना। इस तरह से वो थे, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था सरदार क्या है और सरदारी क्या है ना। तो सरदार एक शक्तिशाली व्यक्ति होता था जिसका पद कैसा होता था? वंशानुगत, हेरिडेटरी हो भी सकता था और नहीं भी, है ना। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था किसके बारे में? सरदारी के। सरदारी का मतलब है सरदार जो काम कर रहा है उसको अपन बोलते हैं क्या? सरदारी, यानी कि चीफडम्स बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? चीफडम्स, है ना। तो वो काम क्या करता था सरदार? विशेष अनुष्ठान करवाना, है ना। हाँ, युद्ध का नेतृत्व करवाना, वॉरफेयर में हिस्सा लेना, है ना। अगर कोई मैटर किसी के बीच में हो रहा है तो उस मैटर को, डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना, यानी कि उसको सुलझाना, ये उसका क्या होता था? प्रमुख कार्य होता था। उसकी खुद की सेना नहीं होती थी, है ना। उसके बाद राजा और इसमें एक प्रमुख अंतर था, शायद मैं आप लोगों को कल नहीं बता पाया था। टैक्स वसूलने के लेवल पर अंतर था इनमें ना, किंग में और किसमें? सरदार में। किंग्स वर्सेस सरदार। किंग्स क्या करते थे? ये जब टैक्स वसूलते थे तो जबरन टैक्स वसूलते थे जनता से, जबरदस्ती। लेकिन ये जो तुम्हारा सरदार था वो क्या करता था? स्वेच्छा से, यानी कि जनता की मर्जी से क्या करता था? वो टैक्स वसूलता था, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप लोग कल के उसमें नोट करो तो कर लेना, ठीक है। उसके बाद लंबी दूरी का व्यापार हम लोगों ने देखा था कि सातवाहन थे और कौन थे? शक शासक थे। सातवाहन और शक शासक हमें लंबी दूरी का व्यापार करते हुए भी यहाँ पे दिखाई देते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन आज का टॉपिक पर आ जाते हैं, दैविक राजा यानी कि डिवाइन किंग, ठीक है। कल मैंने आप लोगों को बताया था, चूँकि ये चाहे शक हो, चाहे सातवाहन हो, चाहे कुषाण हो, कोई हो, सब के सब कौन थे? विदेशी रूलर थे, है ना। जब ये इंडिया में आए तो इनको इंडिया की जनता से क्या करना था? कनेक्ट करना था, खुद को जोड़ना था। तो इन्होंने देखा दक्षिण भारत में थे और दक्षिण भारत में ऑलरेडी जो तुम्हारा धर्म का जो बोलबाला था वो बहुत ज़्यादा था। तो इन लोगों ने आकर के बहुत जल्दी ये पहचान लिया कि भाई यहाँ के लोगों पर शासन किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, है ना। हाँ, इनके धर्म से जुड़ना पड़ेगा। तो उन्होंने खुद को, अपने आप को किससे जोड़ना शुरू कर दिया? देवताओं से जोड़ना शुरू कर दिया और बहुत सारे मंदिर बनवाना क्या कर दिए? शुरू कर दिए, है ना। ऐसे मंदिर हमें विशालकाय मूर्तियाँ भी देखने को मिलती हैं, स्टैच्यू। यूपी में मथुरा के पास माट के देव स्थान, याद रखना, ओटी में पूछा जाएगा 101%, ठीक है। माट के देव स्थान कहाँ पर है? मथुरा में, यूपी में, ठीक है। माट नियर मथुरा, यूपी, ठीक है। उसके बाद इनका मकसद क्या था बनवाने का? खुद को भगवान के जैसा बताने के लिए, ठीक है। और टाइटल, इन्होंने टाइटल क्या रखे अपने नाम के आगे? तो इन्होंने देवपुत्र लगाया अपने नाम के आगे। क्या लगाया? देवपुत्र, है ना। कोई भी राजा है अपने नाम के आगे क्या लगा रहा है? देवपुत्र लगा रहा है, यानी कि सन ऑफ गॉड लगा रहा है, ठीक है। और ये शायद इंस्पायर्ड थे, है ना। कुछ ऐसा ही टाइटल यूज करते थे चाइना के लोग। कहाँ के लोग? चाइना के। चाइना के जो राजा थे वो अपने नाम के आगे यूज करते थे सन ऑफ हेवन, यानी कि स्वर्ग पुत्र। तो इन्होंने वहाँ के राजाओं से कॉपी किया क्या? देवपुत्र, ठीक है। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए
देवपुत्र कहाँ से कॉपी किया था इन लोगों ने? तो चाइना से, चाइना के राजाओं से इसको क्या किया था? कॉपी किया था। ठीक है। उसके बाद इनका जो साम्राज्य था वो साम्राज्य सामंतों पर आधारित था। किस पर आधारित था? सामंतों पर, है ना। सामंत कौन थे? ये छोटे शासक हुआ करते थे, स्थानीय नेता हुआ करते थे। जैसे अभी जो पीएम है ना, सीएम है, वो अपना शासन करता है किसके माध्यम से? आईएएस आईपीएस के माध्यम से। तो आज के जो आईएएस आईपीएस हैं उनको आप लोग समझ सकते हो पिछले सामंत, है ना। तो ये पावरफुल लोग होते थे जो अपने क्षेत्र में क्या करते थे? संसाधनों पर कंट्रोल करते थे। जैसे आज कलेक्टर करता है अपने ज़िले में रिसोर्सेज को कंट्रोल, वैसे ही सामंत उस समय अपने क्षेत्रों को क्या करता था? कंट्रोल करता था। ठीक है। और यहाँ पर देखा ये जाता था, कभी कभी क्या होता था, सामंत इतने ज़्यादा पावरफुल हो जाते थे, इतने ज़्यादा पावरफुल हो जाते थे कि वो राजा को ही मार पीट के क्या कर देते थे? भगा देते थे, खुद ही राजा बन जाते थे। और जो सामंत कमज़ोर हुआ करते थे वो राजा के साथ में क्या रहते थे? मिल करके काम करते थे। तो कभी कभी सामंत ही राजा बन जाते थे। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखेंगे, है ना। कैसे राजा बन जाते थे वो? जब पावरफुल हो जाते थे। मान लो उन्होंने जनता अपने साथ कर ली, इकट्ठी कर ली जनता के साथ उनका बढ़िया मन प्रेम है, संबंध है, उठते हैं बैठते हैं, है ना। और उन्होंने कमेटी करके और राजा से कहा कि अब हम तुम्हें टैक्स नहीं देंगे, क्योंकि ये राजा के बिहाफ पर काम कर रहा है, टैक्स ये वसूल रहे हैं जनता से। फिर किसको दे रहे हैं? राजा को दे रहे हैं। जब लगता है कि राजा अब कमज़ोर हो रहा है, राजा की शक्तियाँ कमज़ोर हो रही हैं, तो ये पावरफुल राजा ही उस राज्य पर राजा पर क्या कर देते थे? आक्रमण कर देते थे। और आक्रमण करके उस राजा को हटा करके खुद ही क्या बन जाते थे? राजा बन जाते थे, है ना। ध्यान रखेंगे 4वीं सेंचुरी में, है ना, गुप्त साम्राज्य का क्या होता है? उदय होता है। ठीक है। किस पर निर्भर था ये गुप्त साम्राज्य? सामंतों पर निर्भर था। ठीक है। सामंत कौन थे? ये लोग थे, है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है। अगर आप लोगों से पूछा जाए सामंत कौन थे तो बता देना सामंत कौन थे। अब अपन पढ़ते हैं प्रयाग प्रशस्ति के बारे में, जो कि समुद्रगुप्त का एक अभिलेख था। प्रयागराज में है ये अभिलेख समुद्रगुप्त का, है ना, जो कि गुप्त साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक था। कौन? समुद्रगुप्त। उसने लिखवाए थे क्या? अभिलेख, जो कि उसका एक सबसे बड़ा अभिलेख था, मतलब सबसे प्रसिद्ध अभिलेख था। वो था कहाँ? कौन सा? प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है। आप लोगों से पूछा जाएगा प्रयाग प्रशस्ति को किसने लिखा है, तो आपको बताना पड़ेगा किसने लिखा है। कहाँ गया? मैंने लिखा था अभी, हरिसेन। ये रहा। किसके द्वारा लिखा है? ये हरिसेन के द्वारा लिखा गया है, जो कि कौन था? दरबारी कवि था। क्या था? दरबारी कवि, यानी कि समुद्रगुप्त के दरबार में एक कवि था जिसका नाम था हरिसेन, और उसी ने इस प्रयाग प्रशस्ति को क्या किया था? लिखा था। और कौन सी भाषा में लिखा था? संस्कृत भाषा में। ये भी आप लोग लिख सकते हैं अगर लिखो तो, कि प्रयाग प्रशस्ति को किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में, है ना, रिटन इन संस्कृत लैंग्वेज। ठीक है। है कहाँ पर? ये द प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त, वहाँ का लिखा है, कुछ नहीं, समुद्रगुप्त ही लिखा है। रिटन बाय हरिसेन इन संस्कृत लैंग्वेज, ऐसे लिख लेना ना। ठीक है। प्रशस्तियां क्या होती हैं? प्रशस्तियां लिखना। प्रशस्ति किसे कहते हैं? या फिर प्रशस्ति हेडिंग बना लो बस, है ना। प्रशस्ति ऐसे हेडिंग बना लो और लिखो इसमें एक लाइन, मैं बोल रहा हूँ। ठीक है। बोल दूंगा, लिख दूँ? राजा या स्वामी की प्रशंसा में कवियों द्वारा लिखी गई काव्यात्मक रचना। लिखी गई काव्यात्मक रचनाएं को हम क्या कहते हैं? प्रशस्तियां कहते हैं। इंग्लिश में लिखेंगे, बोल दूं? इंस्क्रिप्शंस
inscriptions composed in praise, inscriptions composed in praise of kings by their court poets, COURT, court poets, POETS। हो गया? कोर्ट पोइट, इस प्रयाग प्रशस्ति में हरिसेन लिखता है, क्या लिखता है कि समुद्रगुप्त का कोई प्रतिद्वंदी नहीं था। मतलब नॉर्थ से लेकर के साउथ तक इसकी टक्कर का कोई था ही नहीं, है ना। ऐसा किसने लिखा है? इस प्रयाग प्रशस्ति में लिखा है। वो लिखता है कि ये बुरे लोगों के लिए विनाश का कारण था और अच्छे लोगों के लिए ये मतलब अच्छे काम करता था, है ना। उन्हें केवल भक्ति और विनय से ही वश में किया जा सकता था। ये कहता है हरिसेन कि उसको केवल और केवल अगर कोई वश में कर सकता है तो भक्ति के द्वारा वश में कर सकता है। हाँ, तो मैं क्या कह रहा हूँ, ये हरिसेन कहता है कि इसको केवल और केवल कंट्रोल किया जा सकता है केवल और केवल भक्ति के माध्यम से। किसके माध्यम से? भक्ति, यानी कि डिवाइन के माध्यम से, है ना। वे करुणा से भरे हैं और लाखों गायों के दाता हैं, यानी कि करुणा से भरे हैं और लाखों गायें इसने क्या करी हैं? दान करी हैं लोगों को, ब्राह्मणों को, है ना। गाय काऊ, है ना। वे देवताओं में कुबेर हैं। क्या है? कुबेर, यानी कि इसकी तुलना करिए किससे? कुबेर से, धन देवता। और वो वरुण है, यानी कि इसी की तुलना करिए किससे? कुबेर से, वरुण से। वरुण कौन थे? समुद्र देवता, है ना। और इंद्र से, इंद्र कौन थे? वर्षा के देवता, है ना। और यम कौन है? यमराज, मृत्यु के देवता। इन सभी देवताओं से उसकी क्या करी है? तुलना करी है, ठीक है, के समान है। किसकी तुलना? ठीक है सर की, ठीक है सर की। आप तो महान हो, है ना। गलती से बन गए हो। चलो अब क्वेश्चन आंसर होकर जवाब दे दो, ठीक है। तो तुम लोग क्या सुन रहे थे? जला दूं गाल दोनों की इधर उधर से, हैं? डाउट नहीं पूछ सकते। मैं किसके बारे में पढ़ा रहा हूँ? इसके बारे में पढ़ा रहा हूँ, प्रयाग प्रशस्ति के बारे में, है ना। और ये किसके बारे में लिखी है? समुद्रगुप्त के बारे में लिखी है। और कौन लिख रहा है? हरिसेन लिख रहा है। जो उसने लिखा है वही तो बोल रहा हूँ मैं। सारी के सारी बातें मैंने किसके बारे में बोली? इसके बारे में, ठीक है। जितने भी तुम्हारे देवता थे सबसे तुलना करिए किसकी? इसकी। बोला है कि सबसे गुप्त साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली सम्राट कौन था? यही था, इसकी टक्कर का कोई नहीं था, ठीक है। और ये लाखों गायों को भी दान कर चुका है, ठीक है। अब चलो बताओ मेरे को, कुषाण राजाओं ने स्वयं को देवतुल्य, तू ही बता पहला क्वेश्चन। कुषाण राजाओं ने स्वयं को देवतुल्य दिखाने के लिए कौन सी उपाधि धारण की थी? सर हम इतने मूर्ख हैं कि बोर्ड पर भी देख के नहीं बता सकते, है ना। समझ में ही नहीं आता सर हमें, जबकि ये लिखा है उपाधि और ये लिखा है सामने सन ऑफ गॉड, देवपुत्र, है ना। और ये लिखा है यहाँ पर कुषाण शासक, है ना। बताओ, बताना बेटा, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? प्रयाग प्रशस्ति को किसने लिखा था? ये लिखा है हरिसेन द्वारा लिखी गई थी, है ना। जो समुद्रगुप्त का क्या था? दरबारी कवि था। कौन सी भाषा में लिखा था? हाँ।
चलो एक क्वेश्चन लिखना, लिख के लेके आना घर से, ठीक है। सरदार और राजा के बीच, सरदार और राजा के बीच कर और भेंट के संदर्भ में मुख्य अंतर लिखिए। भेंट के संदर्भ में मुख्य अंतर लिखिए। डिस्टिंग्विश बिटवीन अ चीफ, डिस्टिंग्विश ही पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं? हाँ भाई अंग्रेजों, क्या पढ़ते हैं इसको? है डिस्टिंग्विश जो भी है, ठीक है, ये लिखा है, ठीक है। बिटवीन अ चीफ एंड किंग, डिस्टिंग्विश बिटवीन अ चीफ एंड किंग्स इन टर्म्स ऑफ टैक्स। बात कर लेना पहले, पूछ रही है तो पूछ ले। चीफ एंड किंग इन टर्म ऑफ टैक्स एंड ट्रिब्यूट। ये कुछ नहीं है, स्टोरी सुनो बस, है ना। जनता में राजा की छवि, अपन को ये देखना है, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा राजा के बारे में, उसके किलों के बारे में और उनकी लड़ाइयों के बारे में, उनके युद्धों के बारे में, है ना। लेकिन इन राजाओं के आगे चल कर के अगर अपन इनसे दूर जाएं, यानी कि गांवों की तरफ जाएं, तो गांवों में जनता इन राजाओं के बारे में क्या सोचती थी, उसके बारे में हम कैसे पता करेंगे। तो हम उन्हीं सब चीज़ों की अब क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। अब तो अपन देखने वाले हैं कि जनता में राजा की छवि कैसी थी और वो छवि का पता कैसे चलता था। क्यों? क्योंकि राजा तो चलो अपना अभिलेख लिखवा देता था राजा, लेकिन अभिलेख जो भी लिखवाता था उसमें वो अपने बारे में लिखाता था। वो जो भी ऑर्डर दे रहा है वो सारी की सारी चीज़ें उस अभिलेखों पर क्या होती थी, लिखी हुई होती थी। लेकिन जनता थोड़ी लिखवाती थी अभिलेख, जनता राजा के बारे में क्या सोच रही है। ऐसे किसी ने अभिलेख लिखवाया, कॉमन पीपल कैसे लिखवाएगा? वो इतना खर्चा आएगा, इतना बड़े बड़े अभिलेख लगेंगे, इतने सारे लगवाने पड़ेंगे पूरे राज्य में, कोई आम जनता का तो नहीं कर सकती ये काम, है ना। तो फिर कैसे पता चलता है राजा के बारे में कि आम जनता क्या सोचती थी, राजा की छवि आम जनता में कैसी थी, ठीक है। तो आप लोगों ने जातक कथाओं के बारे में सुना होगा, पंचतंत्र की कहानियों के बारे में सुना होगा। विष्णु शर्मा करके एक व्यक्ति थे जिन्होंने पंचतंत्र की कहानियाँ क्या करी हैं, लिखी हैं। और जातक कथाएं वो कथाएं हैं जो बौद्ध ग्रंथों में हमें मिलती हैं, ठीक है। तो इनके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? जातक कथाओं से। बौद्ध ग्रंथों में जातक कथाओं के बारे में जिक्र मिलता है, ठीक है। जातक कथा बुद्धा स्क्रिप्ट। और किन से जानकारी मिलती है हमें? और मिलती है पंचतंत्र की कहानियों से। पंचतंत्र स्टोरीज, ये कहानियाँ जो थी पहले मौखिक हुआ करती थी। मौखिक यानी कि केवल और इनको लोगों को याद थी बस, और उन्हीं को क्या करते थे, सुना देते थे। लेकिन इनको बाद में पाली भाषा में लिखा भी गया था, है ना। बाद में इनको पाली भाषा में लिख लिया गया था, ठीक है। पाली से ही तुम्हारी फिर बाद में हिंदी वगैरह बनी है, नहीं संस्कृत बनी है, संस्कृत से ही तुम्हारी क्या बनी है, हिंदी बनी है। ऐसे पाली भाषा से ही क्या हुआ है, इन सब का विकास हुआ है, ठीक है। एक अत्याचारी राजा था, एक कहानी है इसमें, गंध कहाँ है, देखो, गंध तिंदु जातक, गंध तिंदु जातक एक, है ना, गंध तिंदु जातक।
जातका। बात है नहीं, ये रहा है ना। गंध तिंदु जातक की एक कहानी है इसमें। तो एक राजा था, बहुत ही अत्याचारी राजा था, और इसकी प्रजा में सब थे, है ना। सब कौन? बूढ़ी महिलाएं भी थी, पुरुष भी थे, किसान भी थे, पशुपालक भी थे, ग्रामीण बालक भी थे, और यहाँ तक कि जानवर भी शामिल थे, जो कि बहुत ज़्यादा क्या थे? दुखी थे इस राजा से। क्यों दुखी थे? राजा का भेष बदल करके आना। एक दिन राजा अपनी पहचान बदल कर यह जानने के लिए प्रजा के बीच गया कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। भेष बदल करके प्रजा के बीच में चला गया, है ना। हाँ, जैसे ही राजा लोगों के पास पहुंचा, सबने उसे जमकर भला बुरा कहना शुरू कर दिया, है ना। जैसे भेष बदल करके मैं चला जाऊं, जैसे मैं राजा हूं, मैं अपने राज्य में चला गया भेष बदल करके, और जनता से पूछ रहा हूं, भाई बताओ तुम्हारे राजा के क्या हाल हैं। तो जनता क्या कह रही है? बढ़िया सुना रही है उसको राजा के बारे में खरी खोटी, और राजा बढ़िया क्या कर रहा है? सुन रहा है ना। शिकायत क्या थी जनता की? जनता ने क्या कहा उस राजा से? कहा कि लोगों ने कहा कि रात में उन पर डकैत हमला करते हैं, यानी कि जो जनता है, जनता पर डकैत हमला करते हैं, और हमारा राजा आराम से क्या करता रहता है? सोता रहता है ना। और दिन में राजा के टैक्स वसूल करने वाले अधिकारी उन्हें लूटते हैं, इसलिए जनता परेशान है। यानी कि रात को दूसरे डकैत आते हैं, दिन में राजा के खुद डकैत आ जाते हैं, वो अधिकारी आ जाते हैं, सामंत वगैरह, वो क्या करते हैं? टैक्स वगैरह वसूलते हैं। तो इसलिए जनता उनसे क्या है? बहुत ज़्यादा परेशान है ना। फिर ये सब जनता कहाँ पर भाग गई? जंगल की ओर भाग गई। इस मुसीबत से बचने के लिए लोग अपने अपने गांव छोड़कर कहाँ चले गए? जंगल में जाकर के बस गए। और कहानी का सबक क्या है? सबक ये है कि राजा और ग्रामीण प्रजा के बीच संबंध अच्छे नहीं होते थे, है ना। राजा अपना राजकोष भरने के लिए बड़े बड़े करों, यानी कि हैवी टैक्सेस की मांग करते थे, और किसान त्रस्त रहते थे। इस संकट से बचने का एक ही उपाय था, गांव से जंगल की ओर भाग जाना। लेकिन इसी बीच टैक्स देने के लिए किसानों ने उपज बढ़ाने के तरीके भी कुछ ढूंढ निकाले थे, यानी कि वे टू इंक्रीज प्रोडक्शन। तो ये थी तुम्हारी किसकी कहानी? गंत तिंदु जातक के अनुसार एक राजा की कहानी, कि जनता कैसे उससे क्या है? परेशान है। लेकिन फिर यहाँ पर वहाँ के किसानों ने खेती में उपज बढ़ाने के क्या कर लिए थे? कुछ तरीके ढूंढ लिए थे, ठीक है। तो हम उन तरीकों को एक बार देख लेते हैं। उपज बढ़ाने के तरीके क्या थे? पट्टा बन हो गई, ये तो हो ही जाएगा। उपज बढ़ाने के तरीके, स्ट्रेटजीज फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन। फॉर इंक्रीजिंग है उपज। तू गांव की होके उपज नहीं जानती? मैं तो गांव की है, गांव है मेरा, तो क्या मैं गांव की हो गई? हाँ, तो गांव जाती नहीं है? हाँ, कभी कभी। कितने गेहूं होते हैं तुम्हारे खेत में? पता ही नहीं है? हाँ, उसी को कहते हैं उपज। उसी को कहते हैं उपज, है ना। जैसे कि तुम्हारे, हाँ खेती, तुम्हारे खेत में इस साल गेहूँ 1 ट्रॉली, अगले साल तुमने कुछ ऐसा किया कि उसमें गेहूँ 2 ट्रॉली हो गई, तो इसको कह दिया कि उपज बढ़ गई। गेहूँ की उपज क्या हो गई? बढ़ गई, है ना। प्रोडक्शन बढ़ गया। मजा आया? हल का प्रचलन, है ना। हलों का इन्होंने खूब सारा इस्तेमाल किया। स्प्रेड ऑफ द प्लाउ, प्लाउ। दूसरा इन्होंने क्या किया? लोहे के फाल वाले हल, लोहे के फाल वाले हल, यानी कि इस पे आयरन प्लाउस्फेयर, आयरन प्लाउसेयर्स। और तीसरा था आप लोगों का धान की रोपाई, 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 यानी कि
ट्रांसप्लांटेशन ऑफ पैडी। ऑफ पैडी। और चौथा इन्होंने काम क्या किया? कुछ नहीं, ठीक है। देखो गंगा नदी पड़ती है नॉर्थ में, है ना, यहाँ से उत्तराखंड से निकलती है, उत्तराखंड, यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल होते हुए कहाँ पर चली जाती है? बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। तो इसका बहुत बड़ा मतलब जब ये बहती है तो इसका एरिया बहुत ज़्यादा है ना। तो यहाँ पर किसका यूज होने लगा था? इन फलों का, इन हलों का यूज बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। और साउथ में एक नदी है कावेरी, कौन सी? कावेरी। तो कावेरी नदी का जो मैदान था वहाँ पर भी इनका हलों का यूज बहुत ज़्यादा हो रहा था, जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन था वो क्या हो गया था? बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, है ना। लोहे के फाल वाले हल थे, जैसे आज हम लोग हल देखते हैं ना, जिसमें पीछे वो लगा रहता है फाल जैसा, है ना, चौड़ा सा ऐसा लगा रहता है। हाँ, तो ऐसे ही फाल वगैरह थे जिनसे मिट्टी अच्छी खासी क्या हो जाती थी? सॉफ्ट हो जाती थी, है ना। जिन इलाकों में भारी वर्षा होती थी वहाँ लोहे के फाल वाले हलों का सख्त भूमि की जुताई आसान हो जाती थी, है ना। जो भूमि बहुत हार्ड होती थी उससे कैसी हो जाती थी? एकदम सॉफ्ट। और धान की रोपाई, गंगा की घाटी में धान के पौधों की रोपाई शुरू हुई, इससे फसलों की उपज में भारी वृद्धि हुई। हालांकि इसके लिए किसानों को कमर तोड़ मेहनत करनी पड़ती थी, है ना। तो इन लोगों ने धान की रोपाई करके और इन चीज़ों का इस्तेमाल करके अपनी खेती को क्या किया था? बढ़ाया था। लेकिन क्या ये खेती इस तरह से पूरे भारत में प्रोडक्शन इसका बढ़ गया था? नहीं, क्योंकि हर जगह ये फैसिलिटीज़ उपलब्ध नहीं थी, कुछ सीमाएं थी, कुछ लिमिटेशंस थी। जैसे पंजाब और राजस्थान का सूखा, पंजाब और राजस्थान में ये सब चीज़ें नहीं थी, तो वहाँ पर ये चीज़ें काम नहीं करें। कुदाल का उपयोग हर जगह नहीं होता था, है ना। सिंचाई के साधन नहीं थे हर जगह, तो कुछ लिमिटेशंस भी थी। चलो इनको लिमिटेशंस को मैं कल करा दूंगा, ठीक है।